प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम पीएसपी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज फिर एक बार आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। रोज की तरह आज हम लोग डेली न्यूज़ एनालिसिस के राजस्थान, भारत और विश्व के करंट अफेयर्स को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। और आज का जो ये विश्व और भारत का करंट अफेयर्स है, उस पर हम लोग जो है वो अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहली जो खबर आज की है वो है एसबीआई के लिए। अब एसबीआई जो है उससे संबंधित क्या ऐसी खबर है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और जो हमको जानना ज़रूरी है। तो एसबीआई का रिसर्च डिपार्टमेंट जो है उसका ऐसा कहना है कि ये जो वित्तीय वर्ष है 2024, इस वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी 8% तक पहुंचने की संभावना है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। जिस प्रकार से विश्व की अर्थव्यवस्था में दूसरे देशों की जो जीडीपी, उसकी जो गति और भारत की गति बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है, तो 8% इसकी गति पहुंचने की संभावना है। और भारतीय स्टेट बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में यानी फोर्थ क्वार्टर में भारत की जीडीपी वृद्धि कितनी रहने का अनुमान लगाया है, 7.4%, तथा समग्र वृद्धि 8% तक पहुँच सकती है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर है, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण खबर है। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एसबीआई की जो स्थापना है वो कब हुई। तो एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारत का एक शीर्ष बैंकिंग संस्थान है और इसकी स्थापना हुई 1 जुलाई 1955 को। ठीक है, और 1 जुलाई 1955 को ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के बाद में निरंतर यह देश में बैंकिंग क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ काम कर रहा है। तो इसकी रिसर्च डिपार्टमेंट ने एक जो है घोषणा की है कि भारत की जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका अर्थ क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद। और ये जो सकल घरेलू उत्पाद होता है वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मापने की, उसकी गणना करने का जो है वो एक माध्यम है। तो इस सकल घरेलू उत्पाद के तहत हम लोग ये पता लगाते हैं कि वहाँ की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से चल रही है। तो उसी को जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर इसका ये कहना है कि देश की जो जीडीपी है वो कितना रहने का अनुमान है? 8% तक रहने का अनुमान है। तो इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि एसबीआई की रिसर्च के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितने वर्ष तक पहुंचने की संभावना है, कितने प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है, कितने प्रतिशत तक पहुंचा जा सकता है? 8% तक पहुंचने की संभावना है। इसके बाद में अगली खबर की ओर हमारा रुख करते हैं और हमारी जो अगली खबर है वो है भारतीय सेना की मेजर राधिका सेन से संबंधित। अब ये राधिका सेन कौन है? आपको राधिका सेन का यहाँ पर जो इनका चित्र दिख रहा है। राधिका सेन जो है वो हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है और भारतीय सेना में मेजर है। एक्चुअल में अभी ये क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है और ये अभी क्यों चर्चित है, उसका कारण ये है कि 2023 का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए इनको चुना गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लोग जब बात करते हैं राधिका सेन की, तो राधिका सेन जो है वो हिमाचल प्रदेश की है। कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है, तथा भारतीय सेना में जो है वो मेजर की रैंक में है। और इनको जो है वो 2023 का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है, 2023 का, है ना। तो अब ये अवार्ड किससे संबंधित है? एक्चुअल में भारत के जो है वो सैन्य दल विश्व के अनेक देशों में शांति के लिए काम करते हैं, पीस के लिए काम करते हैं। और वो किसके बैनर तले काम करते हैं? यूएनओ के बैनर तले, यानी कि यूएनओ शांति सेना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति सेना के तहत काम करते हैं। और उसमें जो है वो वहाँ पर शांति स्थापित करने के लिए कई प्रकार के जो है वो काम करते हैं। तो इसमें ये जो वर्तमान में राधिका सेन है वो कांगो में लगी हुई है। कहाँ पर? कांगो में। और कांगो में इन्होंने महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए विशेष प्रकार से काम किया है, महिलाओं का शोषण से उनको निकालने के लिए काम किया है। और इसी के लिए यूएनओ जो है वो एक अवार्ड देता है।
और उस अवार्ड को क्या कहते हैं? मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर। और वो अवार्ड किसको मिल रहा है? वो मिल रहा है राधिका सेन को। ठीक है, तो अब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि यह अवार्ड इससे पहले किसको प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो उस पर जब हम लोग बात करें तो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार राधिका सेन ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संगठन स्थिरीकरण मिशन के साथ काम किया, जहां उन्होंने कांगो के उत्तरी किवू, कांगो गणराज्य जो है वो अफ्रीका का एक गणराज्य है, तो इसमें उत्तरी किवू, ठीक है, उत्तरी किवू में सामुदायिक अलर्ट नेटवर्क बनाने में मदद की, जो समुदाय के नेताओं, युवाओं और महिलाओं को अपनी सुरक्षा और मानवीय चिंताओं को आवाज़ देने के लिए एक मंच के रूप में लाया। तो इनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। इससे पहले यह पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ? ये भी प्रश्न जो है वो कंपटीशन एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न बन सकता है। तो इसका उत्तर क्या है? इससे पहले यह अवार्ड जो है वो सुमन गवानी को प्राप्त हुआ था। भारत की सुमन गवानी को इससे पहले यह अवार्ड प्राप्त हुआ था। और ये अवार्ड कब प्राप्त हुआ था? उनको 2019 में ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो राधिका सेन यह अवार्ड प्राप्त करने वाली, संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ काम करने वाली और यह अवार्ड प्राप्त करने वाली दूसरी भारतीय है। ठीक है, तो यह अवार्ड प्राप्त करने वाली दूसरी भारतीय कौन है? राधिका सेन है। जबकि इससे पहले यह अवार्ड किसको मिला था? सुमन गवानी को मिला था। ठीक है, तो इससे संबंधित प्रश्न क्या बन सकता है? तो भारतीय सेना की उस मेजर का नाम बताइए जिन्हें 2023 में मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया। तो उसका नाम क्या है? राधिका सेन है। इससे पहले किसको मिला था ये अवार्ड? 2019 में सुमन गवानी को मिला था। और इस अवार्ड का नाम क्या है? मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर। अब फिर हम लोग जब आगे, इससे भी आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो एक और जो है वो हमारे सामने खबर आती है, वो है भारतीय आर्म रेसलर दल से संबंधित है। और भारतीय आर्म रेसलर दल ने अभी उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई चैंपियनशिप हुई थी। कहाँ पर हुई थी? उज्बेकिस्तान में। और उज्बेकिस्तान के कौन से स्थान पर हुई थी? ताशकंद में। और आप लोग जानते हो ताशकंद का और भारत का एक पुराना संबंध है। लाल बहादुर शास्त्री वहाँ पर गए थे और उसके बाद में जो घटना हुई थी, तो उज्बेकिस्तान मध्य एशिया का एक देश है। तो वहाँ पर जो है वो एशियाई चैंपियनशिप 2024 में हुई। और इस चैंपियनशिप ने हमारी आर्म रेसलर दल ने 7 पदक जीते। कितने पदक जीते हैं इसमें? 7 पदक जीते। और उस 7 पदकों में से जब अपन लोग देखें तो एक तो जो है वो स्वर्ण पदक है तथा 6 जो है वो अन्य पदक है। तो एक स्वर्ण पदक और 6 कांस्य पदक के साथ में 7 पदक जीते। इसमें से स्वर्ण पदक जीतने वाले तथा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में किसको चुना गया है? श्रीमंत झा को चुना गया है, जो कि भारत के लिए शीर्ष प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी रहे हैं। श्रीमंत झा जो कि आर्म रेसलर दल के सदस्य हैं। तो इन्होंने स्वर्ण पदक और उसके अलावा एक कांस्य पदक जीता और वो श्रेष्ठ खिलाड़ी बने। उनका नाम क्या है? श्रीमंत झा। उसके बाद में फिर हम लोग जो है वो इससे संबंधित प्रश्न क्या बन सकता है? तो प्रश्न ये बन सकता है, आर्म रेसलिंग में भारतीय दल ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? 7। सर्वश्रेष्ठ कौन थे? सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भारत की तरफ से श्रीमंत झा, उन्होंने एक स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद में अगली खबर जो है महत्वपूर्ण है और ये खबर किससे संबंधित है? डिजिटल भारत से संबंधित। और डिजिटल भारत में भारत ने अपने डिजिटलाइजेशन को बढ़ाने के लिए या उसको वैश्विक स्तर प्रदान करने के लिए एक समझौता किया है। और वो समझौता किसके साथ किया है? ILO के साथ किया है। ILO का नाम आप लोग जानते ही होंगे। ILO का मतलब क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, है ना। तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है वो UNO के तहत काम करने वाला एक संगठन है ना। तो इस अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के तहत हमने एक समझौता किया है और उसके तहत भारत का डिजिटल जो कौशल केंद्र है वो वैश्विक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, है ना, भारत का कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इनके तत्वावधान में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने, NSDC ने भारत और विश्व स्तर पर कौशल विकास और आजीवन सीखने को आगे बढ़ाने के लिए एक साझेदारी की घोषणा की है। और इस साझेदारी के तहत जो है वो अब जो है वो भारत भी जो है वो वैश्विक स्तर पर डिजिटलाइजेशन हो सकता है। तो यहाँ पे हाल ही में NSDC ने भारत और विश्व स्तर पर कौशल विकास और आजीवन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी के साथ में रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? तो एजेंसी कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको हम लोग ILO के नाम से जानते हैं। अब फिर हम लोग अगली खबर की तरफ अपना रुख करते हैं और अगली खबर फिर एक बार आ गई है। RBI, बैंकों के बैंक, है ना, सरकार के बैंकर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल
1935 को जिसकी स्थापना हुई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, 3 नए इनिशिएटिव लिए हैं। कितने इनिशिएटिव लिए हैं? 3 इनिशिएटिव लिए हैं। इसमें एक है प्रवाह पोर्टल, उसके बाद एमटेक है और तीसरा है आरबीआई डायरेक्ट ऐप। ये 3 इनिशिएटिव लिए हैं और इसलिए आरबीआई जो है वो अभी चर्चित है। तो आरबीआई ने प्रवाह, उसके बाद में आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप, ठीक है, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपोजिटरी लॉन्च की है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। अभी भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर का क्या नाम है? शक्तिकांत दास। उन्होंने 3 प्रमुख पहले की है, 3 प्रमुख इनिशिएटिव लिए हैं, पहल किए हैं। पहला है प्रवाह पोर्टल का निर्माण, दूसरा है रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप का विकास और तीसरा है फिनटेक रिपोजिटरी लॉन्च करना। तो इसमें प्रवाह जो है वो किस लिए है? तो प्रवाह जो है वो किसी भी व्यक्ति या संस्था के लिए आरबीआई द्वारा किया गया एक किसी भी संदर्भ पर प्राधिकरण लाइसेंस या नियामक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सुरक्षित और केंद्रीकृत वेब आधारित पोर्टल है। तो ये पोर्टल क्या करता है? किसी व्यक्ति अथवा संस्था को लाइसेंस और अनुमोदन प्रदान करने का काम करता है, जिसको अपन लोग क्या कहते हैं? प्रवाह कहते हैं। तो ये जो प्रवाह है वो एक ऐसी संस्था है या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसको किसने लॉन्च किया है? आरबीआई ने लॉन्च किया है। और इस प्रकार से आरबीआई ने जो है वो प्राधिकरण चाहने वाली संस्थाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है। और प्रवाह पोर्टल की फुल फॉर्म क्या है? तो प्रवाह पोर्टल की फुल फॉर्म है पी यानी प्लेटफॉर्म, है ना। तो पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है यहाँ पर प्लेटफॉर्म, है ना। और फिर उसके बाद में जो है वो प्लेटफॉर्म फॉर, आर का मतलब क्या है? रेगुलेटरी, ठीक है, रेगुलेटरी। और फिर यहाँ पर ए का मतलब क्या है? एप्लीकेशन। और फिर वी का मतलब क्या है? वैलिडेशन। ए का मतलब क्या है? एंड। और फिर ऑथराइजेशन, है ना। तो प्रवाह ऑथराइजेशन यानी कि इसको हम लोग जो है वो कहते हैं प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन, इसकी स्थापना की है। तो यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं तो ये रिजर्व बैंक के द्वारा जो है वो 3 इनिशिएटिव लिए गए। एक पोर्टल जिसका नाम है प्रवाह, उसके बाद में रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप का विकास और फिनटेक रिपोजिटरी लॉन्च की है। इसके बाद में हमारी जो अगली खबर है वो किससे संबंधित है? ये है भारत में एक हेलीकॉप्टर बनाए जा रहे हैं और इटली की एक कंपनी है जिसका नाम क्या है? लियोनार्डो। तो लियोनार्डो हेलीकॉप्टर जो है उसका निर्माण भारत में होगा आने वाले समय में और 30 ऐसे हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे। तो उसका निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका निर्माण यूनिवर्सल वल्कन एविएशन के द्वारा किया जाएगा। यूनिवर्सल वल्कन एविएशन अगले 3 वर्षों में देश में 30 लियोनार्डो हेलीकॉप्टर लाएगा, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल वल्कन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। तो ये जो कंपनी है वो इटली स्थित कंपनी लियोनार्डो हेलीकॉप्टर के लिए भारत में वितरक का काम करता है, यानी इटली की लियोनार्डो कंपनी जो कि हेलीकॉप्टर बनाती है। तो ऐसे 30 हेलीकॉप्टर भारत में अगले 3 वर्षों में आएंगे और उसका वितरण करने का काम कौन सी कंपनी कर रही है? यूनिवर्सल वल्कन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड कर रही है। तो यहाँ पर इससे संबंधित प्रश्न ये हो सकता है कि इटली स्थित लियोनार्डो हेलीकॉप्टर के लिए भारत में विमान वितरक करने वाली कंपनी कौन सी है जो अगले 3 वर्षों में 30 लियोनार्डो हेलीकॉप्टर लाने जा रहा है? तो उसका नाम क्या है? यूनिवर्सल वल्कन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, यूवीए, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। उसके बाद में फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दक्षिण कोरिया की एक कंपनी कैटीसेट के लिए, ठीक है। तो दक्षिण कोरिया की ये जो कंपनी है वो किस क्षेत्र की कंपनी है? दूरसंचार की कंपनी है, ठीक है। और ये दूरसंचार की शीर्ष कंपनी है और इसका नाम क्या है? कैटी कॉरपोरेशन। इस कैटी कॉरपोरेशन ने सैटेलाइट सेवा शाखा शुरू करने के लिए एक कंपनी है इसकी कैटीसेट, है ना। तो सैटेलाइट के लिए कौन सी कंपनी है? कैटीसेट। उसने अपनी सेवा क्षमता को मजबूत करने के लिए जर्मन लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कंपनी के साथ साझेदारी की है। किसके साथ साझेदारी की है? जर्मन लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कंपनी के साथ। और इसने जो है वो अपना तीसरा जो साझेदार यहाँ पर बनाया है वो किसको बनाया है? रिवाडा स्पेस नेटवर्क के साथ में ये समझौता किया है। किसके साथ किया है? रिवाडा के साथ में ये समझौता किया है। तो यहाँ पर किस कंपनी ने? तो कैटीसेट कंपनी। कहाँ की है? दक्षिण कोरिया की कंपनी है, ठीक है। ये जो है दूरसंचार क्षेत्र की एक दिग्गज कंपनी है। इसने एलियो उपग्रह सेवा के लिए या उस सेवा के विस्तार के लिए
तीसरे भागीदार के रूप में किसको चुना है? रिवाडा स्पेस नेटवर्क को चुना है और उसके साथ में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन सी कंपनी है? केटी सेट कंपनी। ठीक है, उसके बाद में फिर आपको जो यहाँ पर एक चेहरा दिख रहा है, इसका जो है वो क्या नाम है? डिक शूफ। इनका क्या नाम है? डिक शूफ। और ये जो डिक शूफ है वो दक्षिणपंथी नेता माने जाते हैं। कहाँ के? नीदरलैंड के। और ये पहले पूर्व में नीदरलैंड के एक प्रमुख जासूस हुआ करते थे, तो पूर्व जासूस प्रमुख थे ये, है ना। पूर्व जासूस प्रमुख जिनका नाम क्या है? डिक शूफ। और डिक शूफ को जो है वो दक्षिणपंथी नेता है और इनको नीदरलैंड में सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है। तो नीदरलैंड में वर्तमान में सरकार का नेतृत्व करने के लिए किसको चुना गया है? या अगला प्रधानमंत्री के रूप में किसको चुना गया है? डिक शूफ को। और ये डिक शूफ जो है वो दक्षिणपंथी माने जाते हैं तथा नीदरलैंड के पूर्व जो है वो किसके प्रमुख हैं? जासूस प्रमुख हैं। तो इसमें हाल ही में डच सरकार द्वारा यानी नीदरलैंड की सरकार द्वारा नीदरलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो उनका नाम क्या है? डिक शूफ उनका नाम है। इसके बाद में यहाँ पर आपको जो है वो शाहरुख खान का चित्र दिख रहा है। शाहरुख खान जो है वो अभी अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। और वो ब्रांड एम्बेसडर किसके बनाए गए हैं? तो ये मुथूट पप्पाचन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए, है ना। मुथूट कंपनी आपने नाम सुना होगा, उसके ब्रांड एम्बेसडर। यानी भारत में एक व्यावसायिक समूह है, बिजनेस का एक ग्रुप है ना, जिसका नाम क्या है? मुथूट पप्पाचन ग्रुप, और इसको एमपीजी कहते हैं। इसने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। किसको घोषित किया है? शाहरुख खान को। तो अब ये क्या है? 1887 में इस ग्रुप की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? भारत में केरल में है। तथा इसके अध्यक्ष कौन है? एमडी जो है वो कौन है? अध्यक्ष और एमडी थॉमस जॉन मुथूट। और मुथूट नहीं, फिर मुथूट पप्पाचन के नाम से एक ग्रुप जो है एक कंपनी की स्थापना की। और इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको घोषित किया गया है? शाहरुख खान को घोषित किया गया है। एक और चेहरा जो आज चर्चित है, जो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, इनका नाम है मृणालिनी श्रीनिवासन। और मृणालिनी श्रीनिवासन कौन है? सीएफओ है, यानी मुख्य वित्तीय अधिकारी, है ना। और किस कंपनी की है? P&G हाइजीन एंड हेल्थ केयर ने मृणालिनी श्रीनिवासन को नया सीएफओ नियुक्त किया है। तो P&G इंडिया की एक सूचीबद्ध इकाई है और इस इकाई ने जो ये हेल्थ के क्षेत्र में काम करती है, और इस इकाई ने मृणालिनी श्रीनिवासन को नया सीएफओ नियुक्त किया है। ठीक है, इन्होंने क्या नियुक्त किया है? अपना नया सीएफओ यानी मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। तो यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है? P&G इंडिया की सूचीबद्ध इकाई प्रॉक्टर एंड गैबल हाइजीन एंड हेल्थ केयर ने कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? तो किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? मृणालिनी श्रीनिवासन को नियुक्त करने की घोषणा की है। इस प्रकार से दोस्तों आज भारत और विश्व के करंट अफेयर्स को जो है वो आज आपने यहाँ पर पढ़ा। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही होगी। आप अपना फीडबैक अवश्य दीजिए और पीएसपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।